हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की चर्चा हम शुरुआत करें तो सबसे पहले दिल्ली के जो विधानसभा के इलेक्शंस थे वो संपन्न हुए और परिणाम भी आ गए हैं। तकरीबन 70 सीटों में से 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस का खाता खुला नहीं है। तो सब लोगों को देख के एक ही बात याद आएगी कि जैसे मध्य प्रदेश के इलेक्शन जब हुए थे लास्ट ईयर, और उसके बाद जो एक बुल रन हम कह सकते हैं कि 1800 पॉइंट के आसपास की निफ्टी बैंक में तेजी हुई थी और तकरीबन 600-700 पॉइंट की तेजी निफ्टी के अंदर हुई थी। और सिमिलरली 2000 पॉइंट की जो तेजी थी वो सेंसेक्स में हुई थी, 2000 से भी ज़्यादा। तो सब लोगों को याद आ रहा है कि भाई अब दिल्ली के इलेक्शंस के अंदर 27 साल बाद बीजेपी ने सरकार बनानी है। और ये जो सरकार बनाई है, अब इसमें एक ऐसे युग का अंत हो रहा है जो राजनीति परिवर्तित करने आए थे और जिसने दिल्ली को ठगा। अब दिल्ली की जनता ने जो है उसका बदला ले लिया है। जो लोग खुद दिल्ली का मालिक अपने आप को बताते थे, तो दिल्ली की जनता ने उस मालिक को हटा दिया है। और शायद एक सुखद अनुभव जो है दिल्ली के ज़्यादातर कर्मठ जो नागरिक है उनको हुआ होगा। देखो, जिनको फ्री का जो लालच था उन लोगों ने भी देखिएगा इस बार त्याग करके जो है बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि बीजेपी ने भी सिमिलर व्यू जो है रखे थे। अब बात ये है कि अब सोमवार को जो गहमा गहमी रहेगी वो इस पे तो रहेगी। अब दूसरी जो रहेगी वो नया इनकम टैक्स एक्ट 1961 को जो है स्क्रैप करने की बात हो रही है। और अब नया आयकर कानून जो है, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि आयकर का विधान नया जो है संसद में पेश होगा। तो वहाँ पर भी उसकी कुछ क्लोज हैं, वो जो है बाजार को हो सकता है कि चिंता में डालें। लेकिन इन सब के बीच में एक बात ध्यान रखिएगा कि जो टैक्स के मैटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को जो है लॉन्ग टाइम में इम्पैक्ट नहीं करते हैं। और सरकारें भी अब समझ गई हैं कि भाई पब्लिक के साथ अगर नहीं होगा, मिडिल क्लास का साथ नहीं होगा, तो जो है हमारे को सरकार चलानी भी आसान नहीं। और ये बीजेपी भी समझ गई है। और इस इलेक्शन के जो रिजल्ट में जो बीजेपी ने जो जीत हासिल की है उसमें जो 12 लाख की इनकम टैक्स में लिमिट की है वो भी एक अहम भूमिका निभाती हुई नजर आई है। और मुकाबला हालांकि काफ़ी टक्कर का लग रहा था। और हालांकि बीजेपी ने जो है बहुत वेल मैनेज तरीके से इलेक्शन लड़ा और वहाँ पर बखूबी जो है जीत जो है हासिल की है। अब इसका असर बाजार में पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा, सभी लोगों का ऐसा मानना है। और देखिएगा भाई साहब, मानना तो हमारा भी यही है, लेकिन अब अपना जो पैटर्न देखा हमने फ्राइडे को, उसके बाद हमें ऐसा लग रहा है कि जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, बजट आया, बजट के बाद बाजार तोड़ दिया। क्रेडिट पॉलिसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया। मैंने आपको कहा भी था कि भाई 25 बेसिस पॉइंट कम हो ही जाएगा, और मैंने बिल्कुल आश्वस्त होकर ही आपके साथ बात की थी जब भी लास्ट सेशन था। पर मैंने कहा था कि भाई देखो, अब जो तेज़ी होनी है वो हो जाने तो 23,800 तक जाए बाजार, 24 तक जाए। बट अब ऐसा लगता नहीं है। हाँ, अब बीजेपी दिल्ली में जीती है, उसका एक असर पॉजिटिव इंटैक्ट आपको मिलेगा, हो सकता है। लेकिन अब बाजार ना ऊपर से पलटी मारने के लिए तैयार हो गए। जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं वो बता रहे हैं कि भाई जहाँ पर रेजिस्टेंस था वहाँ पे अब पार करना मुश्किल सा लग रहा है। तो यहाँ से देखिएगा, ये पलटी मार रहा बाजार, एक अच्छी सी कैंडल बनेगी नीचे की तरफ की, तो हमें लगता है कि अब जो बाजार है दोबारा से जिस तरीके से पिछले महीने में ऊपर से नीचे गिरे थे बाजार, अब इस महीने के भी कुछ समय तक बाजार नीचे पिछले महीने के जो लोज थे वहाँ तक जो है दोबारा से टेस्ट करने के लिए आ सकता है। उसके बाद हो सकता है कि फिर दोबारा से हम ऊपर जाएं या वो यहाँ से एक ब्रेकडाउन कर दें। बट अब मुझे फिर दोबारा से लग रहा है इस हफ्ते में जितनी भी अच्छी न्यूज़ है वो आएंगी, बाजार को ऊपर लेके जाएंगी, लेकिन ऊपरी लेवल से फिर सेलिंग आएगी। और हो सकता है कि जहाँ से बाजार खुले वहीं पर, यानी कि मेरे लिए इस हफ्ते में सेल ऑन राइज वाला ही मार्केट रहने वाला है। और जिस तरीके से हमने आपके साथ चर्चा की थी कि भाई 50,000 का लेवल अगर टूटता है तो फिर जो है तेजी की जो पोजीशन है वो काटनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली हमारी जो पोजीशंस हैं वो भी दोनों साइड की थी, बट हम हमने पहले हमारी तेजी की थोड़ी सी ज़्यादा थी, अब हमने मंदी की। तो अब आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप दोनों पोजीशंस कैसे रखते हैं। सर देखिएगा, हम कॉल ऑप्शंस भी बेच के रखते हैं, पुट ऑप्शन भी बेच के रखते हैं, और उनको कहाँ पर कवर करना है, किसको एडजस्ट करना है, बस इसी का जो है हम ध्यान रखते हैं।
तो अगर हमने कॉल बेची है तो भैया मंदी की है, पुट बेची है तो तेजी की है। और कॉल और पुट हम जनरली दोनों बेचते हैं, और कभी स्ट्रैंगल भी बेचते हैं, स्ट्रैडल भी बेचते हैं, और कभी कभी हम स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल को एडवर्सली भी बेचते हैं, यानी कि इन द मनी कॉल और इन द मनी पुट भी बेच देते हैं कभी कभी, बट वो देखना पड़ता है कि कब, तो वो एक अलग मैटर है। बट अब हम ये मान के चल रहे हैं कि अब जो भी राइज आएगा ना, हमने मंदी करनी है, और मंदी की पोजीशंस हमने बना रखी हैं। लेकिन अब जैसे जैसे बाजार ऊपर आएगा हम मंदी की पोजीशंस बनाते जाएंगे, और जो हमारी तेजी की पोजीशंस हैं या तो हम पहले उनमें प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर मंदी बनाएंगे। और अब हम ये मान के चल रहे हैं कि अब बाजार में जो है दम दिख नहीं रहा है, और बाजार में दम इसलिए नहीं दिख रहा है कि जो सारे शेयर्स के अंदर जो शॉर्ट कवरिंग आनी थी, एक टेक्निकल पुल बैक आना था, वो लग रहा है कि वो टेक्निकल पुल बैक निफ्टी में आ चुका है। उसी तरीके से देखिए कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपको बता रही है कि दोबारा से जो है सेलिंग प्रेशर आ रहा है। टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, ट्रेंट, हिंडाल्को, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब जो है तेजी में। मेटल पैक के अंदर देखिएगा बहुत अच्छी तेजी आई नहीं, बट मेटल पैक के अंदर मुझे लग रहा है कि शायद आने वाले समय के अंदर मेटल पैक जो है सबसे पहले बॉटमिंग आउट जो है प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। हो सकता है कि मेटल्स के बहुत सारे स्टॉक्स जो है अभी भी बड़ी रीजनेबल वैल्यूशंस पर हैं, और हो सकता है कि हमारा इस महीने का जो स्टॉक फॉर द मंथ हम अल्फा अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो शेयर करते हैं, जिसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, शायद वो इस बार हम मेटल पैक से ही आपके साथ शुमार करेंगे, क्योंकि मेटल पैक के अंदर कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां पर बैलेंस शीट बहुत दिग्गज है, और वहाँ पर डाउन साइड थोड़ी सी कम है, और जैसे जैसे थोड़ा सा डिमांड पिकअप होगा तो अगले 6 से 8 महीनों के अंदर मेटल्स के अंदर एक अच्छी तेजी हो सकती है। जिस तरीके से सोने चांदी में तेजी हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि फेरस और नॉन फेरस में जो मेटल्स हैं, यानी कि लोहा या उससे जुड़ी हुई जो दूसरी वस्तुएं हैं, जैसे तांबा हो गया, पीतल हो गया, तो उस तरीके की जो कंपनीज़ हैं जो बाकी मेटल्स बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, वहाँ पर भी एक पॉजिटिव रुझान हो सकता है। और मैं किसी स्टॉक स्पेसिफिकली भी आपके साथ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मेरा मानना है कि स्टॉक फॉर द मंथ हम इस तरीके के कुछ शेयर्स हैं जिनको हम ट्रैक कर रहे हैं। ओएनजीसी, आईटीसी, एसबीआई, ब्रिटेनिया, अदानी पोर्ट्स, एसईजेड और टाटा कंसल्टेंसी जैसे शेयर्स कमजोर थे। अब अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक 50,158 पर बंद हुआ, और 223 पॉइंट की कमजोरी, 50,641। और मेरा मानना था कि यार एक बार 51,200 तक बाजार चला जाए ना, तो फिर बाजार ठुके तो मज़ा आ जाए, तो लेकिन वहाँ तक गया ही नहीं 50,641 तक। और मैं ये मान रहा था कि 50,800, 51,200 तक एक बार बाजार आ जाए ना, तो फिर क्या मंदी करने में ना मज़ा बहुत अच्छा आता है, लेकिन बाजार वहाँ तक गए ही नहीं। तो हमने फिर यहीं पे मन बनाया यार थोड़ी सी मंदी तो बनाओ, तो हमने कुछ कॉल्स को कवर करके फ्यूचर बेचने शुरू किए हमने। तो हालांकि पोजीशन साइजिंग हमारी उतनी है, बट बात यह कि कॉल ऑप्शन में हमें कम पैसे बनते, तो हमने उसकी जगह क्या किया है कि भाई थोड़ा फ्यूचर बेच दिया है, क्योंकि हमने कुछ पुट भी बेची हुई हैं। अगर बाजार ऊपर नहीं जाता तो हमारी पुट भी फंस सकती हैं, इस वजह से हमने फ्यूचर का सहारा लिया है। तो अल्टीमेटली अगर बाजार बीजेपी की न्यूज़ की वजह से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे को पुट में जो प्रॉफिट्स आएंगे हम उनको एक बार काटने की चेष्टा करेंगे, बट हम कोई नई तेजी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके का प्राइस एक्शन है 51,200 तक हम मान के चल रहे हैं कि वहाँ तक जाएगा, तो हर राइज के ऊपर अपनी जो है जो पुट हमने बेच रखे उनके प्रॉफिट्स लेंगे, और 51,200 के बाद अगर बाजार ऊपर जाएंगे तो हमने जो फ्यूचर्स की सेलिंग करनी है या जो नई कॉल ऑप्शन है उनको बेचने की चेष्टा करेंगे। कोटक महिंद्रा, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये सब तेजी में थे। एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक सब कमजोरी में थे। बहुत लोगों के मन में ख्याल आता है कि सर एफआईआईज हमारे एचडीएफसी बैंक को क्यों नहीं लेंगे, आईसीआई बैंक को क्यों नहीं लेंगे। देखिए अगर यूएस के बैंक्स को अगर आज भी कंपेयर करें ना इंडियन बैंक से, तो तकरीबन 40% के आसपास की जो है डिस्काउंट पर वो ट्रेड हो रहे हैं, जो वर्ल्ड के दिग्गज बैंक है। तो मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि भाई हमारे बैंक जो है बहुत सस्ती वैल्यूशंस पर है। बहुत लोगों को लगता है कि पहले एचडीएफसी 30-35 के पी पे चलता था, कोटक बैंक 40 के आसपास की पी पे चलता था, तो अब वो आधी वैल्यूशंस पर चल रहे हैं, तो हमारे बैंक तो बहुत सस्ते हो गए। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, हमारे जो बैंक हैं वो रीजनेबली वैल्यूड है, और कोई बहुत बड़ी ग्रोथ जो है हमारे बैंकों में देखने के लिए नहीं मिल रही है। बहुत लोगों का मानना है कि यार रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया तो इससे बैंक जो है टर्न अराउंड कर जाएंगे। देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने का भी जो असर आएगा तो कम से कम 2 क्वार्टर के बाद हमें दिखेगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो 2 क्वार्टर तक तो हम अपने ट्रेड कर लेते हैं ना भाई। नीचे जाए बाजार तो भैया ये की बात है, टेक्निकल छोड़िए, अपनी मतलब तेजी कर लीजिए। अगर यहाँ से बाजार 5-7% टूटते हैं तो वहाँ से जो है 2-3% के लिए तेजी हो सकती है जब बाजार ओवरसोल्ड हो जाए। और बाजार अगर तेजी कर रहे हैं तो वहाँ पे मंदी कर लीजिएगा। तो सीधा गोल्डन रूल है, बाजार अगर बैंक निफ्टी तेज हो रहा है
तो भैया अपना जो है जो तेज़ी कर रखे तो प्रॉफिट बुक कर लो, और तेज हो जाए तो मंदी कर लो। बाजार गिरने लग जाए तो जो मंदी करी है उसको काट लो, और अगर बाजार गिर जाए तो भैया फिर तेज़ी कर लो। तो यही रूल अभी हम जो है पिछले 2-3 महीने से फॉलो कर रहे हैं, और अब हमारे लिए काफ़ी जो है ठीक ठाक रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ये सब तेज थे। FIs ने आज हालांकि 7 तारीख को यानी कि जो कल का दिन था 470 करोड़ की मामूली सी बिकवाली करी, और 454 करोड़ की जो है DIs ने बाइंग की। तो छोटे डेटा थे। 1082 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, 7861 करोड़ की FIs ने इंडेक्स ऑप्शंस खरीदी, उसके बाद 482 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। तो डेटा कुछ ज़्यादा था नहीं, और वॉल्यूम भी कम थे। इंडिया विक्स 0.67 पे है, तो स्लाइटली जो ओवरसोल्ड है, कॉन्फिडेंस नहीं है। बैंक निफ्टी में भी 0.85 आ गया, तो हो सकता है 0.6 पर आ जाए। तो 0.6 तभी आएगी जब बाजार यहाँ से 500 से 1000 पॉइंट और गिरे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी तकरीबन 1% की कमजोरी के साथ बंद हुए, लेकिन गोल्ड 85,000 पे। देखिए कल गोल्ड जो है इंडियन करेंसी के अंदर लगभग लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। लाइफ टाइम हाई से 20-30-50 रुपये नीचे समझ लो, बट 85,000 का दायरा तोड़ दिया। और मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि पिछले 1 साल से, हम तकरीबन 1 साल से भैया गोल्ड पे बुलिश हैं। अभी भी हमारा व्यू बुलिश ही है, और इस साल के लिए हम सिल्वर पर भी बुलिश हैं। इसके बाद ब्रेंट क्रूड जो है $74 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा में कॉल राइटर भी एग्रेसिव हो गए, तो ऊपर जाना इतना आसान नहीं है। बट बीजेपी की जो जीत हुई है उसकी वजह से हो सकता है कि एक बार आपको ऊपर की तरफ मिले बाजार। शुरुआती रुझान के अंदर हमें दिख सकता है। बैंक निफ्टी में देखिएगा पुट अनवाइंड हुई है, तो पुट राइटर भी कोई एग्रेसिव नहीं है। तो कुल मिलाकर डेटा कुछ खास है नहीं यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।